नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 21 मई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस को लेकर के, जिसमें हम करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर। तो बिल्कुल बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। हमारे साथ सत्र के अंत तक आप बने रहिए। बिल्कुल हम सभी जानकारी को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने सदस्य हैं तो कृपया लाइक करें एवं अपनी टिप्पणियों से हमें अवश्य अवगत कराएं, कमेंट करें ही। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है संडे और आज के दिन संपादकीय में कुछ टॉपिक्स होते हैं। संपादकीय का सेक्शन बाकायदा नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं समाचार पत्र में, उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखो क्या है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एक निर्णय आया था प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के कि अधिकारियों पर निर्णय जो होगा, अधिकारियों के स्थानांतरण या उससे संबंधित कार्य को लेकर के दिल्ली सरकार का कंट्रोल अधिकारियों पर होगा। उसी को लेकर के क्या हुआ, सेंटर ने एक अध्यादेश लाया। ठीक है, केंद्र ने क्या लाया, अध्यादेश लाया। उसी पर केजरीवाल की टिप्पणी आई है जो दिल्ली के सीएम हैं कि ऑर्डिनेंस एंड इंसल्ट टू एससी कि जो अध्यादेश लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। वी विल चैलेंज इट, हम इसे चैलेंज देंगे कोर्ट में। ठीक है, जैसे आप देखो कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन सैटरडे सेड, उन्होंने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट जो है, आम आदमी पार्टी सरकार जो है, वुड चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी उस ऑर्डिनेंस को जो सेंटर ने लाया है। ठीक है, एंड reach out to opposition leaders to ensure that the bill when introduced in Rajya Sabha is not passed। और ये कह रहे हैं कि भाई अपोजिशन पार्टी के नेताओं से हम मिलेंगे कि जो बिल को जो राज्यसभा में पेश किया जाए ना, ये विधेयक को, ऑर्डिनेंस वाले को, तो वो पारित ना हो। He called the heat to take away control from the city government over postings and transfer of all bureaucrats as insult and a direct challenge to the majesty and power। देखो हाल ही में क्या हुआ है ना, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिए केजरीवाल सरकार को, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि दिल्ली जो है ना, दिल्ली ना तो यूटी है, यूटी जानते हो ना, यूटी यूटी होता है यूनियन टेरेटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे जो सेंटर के उपराज्यपाल बैठते हैं। ठीक है, और एक होता है राज्य। तो राज्य में जो है हर एक व्यवस्था जो राज्य सरकार के अंदर ही प्रायः हर एक व्यवस्था होती है। हालांकि कुछ मामलों में को केंद्र सरकार देखती है, जैसे कि विदेश हो गया, रक्षा, ये सब केंद्र सरकार देखती है, लेकिन स्थानीय मुद्दे, पुलिस वगैरह सब राज्य सरकार के अंतर्गत होती है। जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे, जैसे कि दिल्ली का मान लो, दिल्ली क्या है, बीच में है, वहाँ पे, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी दिल्ली नहीं है, क्योंकि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली सरकार के अंदर है। ठीक है, जल विभाग है, ये दिल्ली सरकार के अंदर है। ठीक है, ऐसे जो मामले सब हैं वो दिल्ली सरकार उस पर कानून बनाती है। लेकिन जो बड़े मामले हैं, मान लो कोर्ट है, कानून व्यवस्था है, वो क्या है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों, क्योंकि दिल्ली क्या है, देश की राजधानी है। ठीक है ना, तो केंद्र सरकार, अगर मान लो राज्य सरकार को यहाँ अधिकार दे दिया जाए, फिर तो यहाँ पे कोई मान लो चूक हो जाती है, किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, तो फिर सेंटर कैसे निपटेगा इससे। तो सेंटर के पास ये नियंत्रण है। और सेंटर ने भी हाल ही में फिर क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लाया जिसमें कि नए नियम कायदे बनाए गए हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। फाइनली एलजी ही सब कुछ होंगे। ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, उन्हीं के अनुमोदन से सब कुछ होगा। तो नया विधेयक, जो नया जो अध्यादेश आया है, आप उसे पढ़िए, कल वाले समाचार पत्र में ये है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। तो आपने ये समझ लिया क्या है ये। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड लीडर्स एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूक्रेन वॉर। देखो यूक्रेन वॉर को लेकर के क्वाड लीडर्स, क्वाड है 4 देशों का संगठन। तो क्वाड नेताओं ने क्या किया, गंभीर चिंता जताई, डीप कंसर्न जताया, किस पर, ओवर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूक्रेन वॉर, यूक्रेन लड़ाई को लेकर, परिणामों को लेकर गंभीर चिंता जताया। गंभीर चिंताओं में क्या शामिल है, गंभीर चिंताओं में ये, जैसे कि मान लो क्या है, देखो यूक्रेन लड़ाई हुई तो खाद्य संकट विश्व में उत्पन्न हो गया। ठीक है, और भी कई सारी समस्याएं हुई। पहले आप जान लो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एट स्पेशल मीट हेल्ड इन हिरोशिमा में विशेष बैठक हुई थी क्वाड नेताओं की, जिसमें कि भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया 4 देश क्वाड के मेंबर्स हैं। recognizes serious impact on global economic system. Joint statement also opposes
ठीक है। एक्शंस फ्रॉम थ्रेटन टू डिस्टर्ब द पीस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। उन्होंने कहा कि देखो जो ये शांति को खतरा जो है ना, डेफिनेटली किसी के लिए अच्छा नहीं है, चाहे रूस हो या फिर और भी कोई देश हो, तो किसी भी देश के लिए ये सही नहीं है। तो इसको लेकर के इन सभी नेताओं ने चिंता जताई, बातें की। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो भी बातें यहाँ पर हुई, ठीक है, इसमें रूस को लेकर कोई दोषारोपण नहीं किया गया, रूस पे कोई आरोप नहीं लगाया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब बातें की गई कि भाई इसको जल्दी से संभाला जाए, नहीं तो स्थिति खराब होती जा रही है, विकट होती जा रही है, और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर चिंता जताई गई, ठीक है ना। दूसरी बात की देखो, ये जापान के हिरोशिमा में ये शिखर सम्मेलन हुआ था। हिरोशिमा आप जानते हो ना, जो बम से, परमाणु बम से प्रभावित हुआ था, नागासाकी हिरोशिमा, और हिरोशिमा एक शहर है। और सम्मेलन में ये बयान जारी किया गया कि भाई हिंद जो इंडो पैसिफिक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, उसमें स्थिरता बने रहे, ज़रूरी है। और यूक्रेन लड़ाई के लिए, रूस यूक्रेन संघर्ष के लिए, हालांकि रूस पर डायरेक्ट कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ठीक है, लेकिन एक आह्वान किया गया था। क्वाड जो है, आप सभी जानते हो, क्वाड को एक चीन जो है एक तरह से संशय की दृष्टि से भी देखता है, तो आप सभी को ये बात पता ही होगी। चलो, आशा है कि आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है। अगर हमारी पहल अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, नए हैं तो, पुराने हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। अगला है ग्लोबल पोलियो टारगेट सेट फॉर दिस ईयर अनलाइकली टू बी मेट। देखो, ग्लोबल जो पोलियो टारगेट्स है, ग्लोबल क्या होता है, वैश्विक। वैश्विक जो पोलियो टारगेट हमने सेट किया था, निर्धारित किया था इस साल के लिए, वो उसकी अनलाइकली मतलब संभावना नहीं है टू बी मेट, उसके पूरा होने की संभावना नहीं है। अब देखो, संभावना क्यों नहीं है, आखिर क्या समस्याएं हैं कि भाई जो वैश्विक पोलियो लक्ष्य है, पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य जो हमने लिया है विश्व स्तर पर, नॉट ओनली इन इंडिया, ठीक है, भारत या किसी एक अन्य देश की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे सभी देशों की बात हो रही है, ठीक है, तो विश्व स्तर की बात हो रही है। तो आखिर क्या क्या कमियां हैं, क्या समस्या यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ पर देखो कि 1988 की बात है, ठीक है, 1988, ठीक है ना, 1988 यहाँ मेंशन मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो 1988 की बात है 1988 की, कि विश्व स्वास्थ्य सभा ने पोलियो वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल, ठीक है, GPEI को रखा, ठीक है। उसके बाद से जो पोलियो वायरस के जो सब स्ट्रेन्स हैं उसे समाप्त कर दिया गया है। और अगर आप देखो तो वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर पोलियो के जो केसेज हैं उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई है, 99.99% समझो, बिल्कुल पोलियो खत्म हो गया। हालांकि फिर भी अफगानिस्तान की बात करूँ, हमारा जो पड़ोसी देश है, ठीक है, और पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ ये संक्रमण है ना, पोलियो का जो है, पोलियो के मामले देखे गए हैं। 2021 से 22 तक बात करूँ तो अफगानिस्तान में 22 मामले देखे गए, ठीक है। और दूसरी बात, अब पाकिस्तान में 20 मामले देखे गए, तो वही कोरोना से भी थोड़ा प्रभावित हुआ था, ठीक है ना। तो वही पोलियो के वायरस के मामलों की वृद्धि, और ख़ासकर देखो कि पोलियो वायरस के जो की बात करें तो एक तरह से उसका जो ख़त्म करने का लक्ष्य है उसको, ठीक है, निर्मूलन करने का लक्ष्य है, तो निस्संदेह दुरूह कार्य है, मुश्किल कार्य है। क्योंकि देखो, एक तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मामलों की संख्या वृद्धि हो गई है, और उन देशों में भी ऐसे मामले आए हैं, ठीक है, पोलियो के, जहाँ पे ये वायरस काफ़ी पहले ख़त्म कर दिए गए थे। तो चिंता तो है, और खासकर जो कोविड टाइम था ना, कोविड टाइम में भी इस कोविड काल ने भी इसके को काफ़ी प्रभावित किया, कई तरह के वैक्सीनेशन रुक गए थे, और लोगों में एक तरह से जागरूकता का भी अभाव है। खासकर पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसे देशों में लोग इसको लेकर जागरूक भी नहीं होते हैं। इवन कोरोना टाइम में भी देखा गया कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर डर रहे थे, वैक्सीन लेने को लेकर के। तो पोलियो को लेकर भी जागरूकता का अभाव थोड़ा देखा जाता है। तो उस सब को दूर करने के साथ साथ बड़े स्तर पर अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है, तभी जो लक्ष्य है हमारा कि जो वैश्विक पोलियो निर्मूलन का है ना, उसको ख़त्म करने का लक्ष्य वो पूरा हो पाएगा, उसको हम पूरा कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो आशा है कि आपको समझ में आएगा क्या टॉपिक था ये। नेक्स्ट देखते हैं कि WHO ने जो गाइडलाइन दिया है नॉन शुगर्स पर, WHO का जो गाइडलाइन आया है नॉन शुगर स्वीटनर को लेकर के, तो उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है। आप देखो, स्वीटनर क्या है, स्वीटनर मतलब जो मीठा करने वाला, ठीक है, हम जो मीठा करते हैं किसी भी चीज़ में हम शुगर, चीनी डालते हैं। अब लोगों में देखा गया, लोगों ने चीनी का यूज करना बंद कर दिया, ठीक है, उसके जगह पे कुछ और यूज कर रहे हैं,
तो उसी को लेकर WHO के दिशा निर्देश आए हैं कि भाई इसका भी यूज आप ज़्यादा नहीं कीजिए। इसे बोलते हैं हम नन शुगर स्वीटनर, NSS। ठीक है, तो NSS को लेकर मामला क्या है आप ये समझो, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आपका टॉपिक है और आपको जानना चाहिए ही, है ना, आपको इसके बारे में पता अच्छे से होना चाहिए। WHO ने जो NSS है, नन शुगर स्वीटनर है, जैसे कि कुछ नाम है इसमें, सैकरिन है, स्टीविया है, ये सब, इस सब को लेकर दिशा निर्देश, डायरेक्शन जारी किए हैं। डायरेक्शन में ये है कि जो शुगर स्वीटनर है, इसका यूज अगर आप करते हैं कि भाई वेट को कंट्रोल करने में, या NCD जो है, गैर संचारी रोग है, उसके रिस्क को कम करने में, तो मत कीजिए, क्योंकि जो रिसर्च आया है ना, उसमें पता चला है कि ये आपको उतना बेनिफिट नहीं दे रहा है जितना कि आप सोच रहे हैं। ठीक है, जितना कि आप सोच रहे हैं उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, WHO ने एनालिसिस किया है, 283 एनालिसिस, रिसर्च पर एनालिसिस किया कि मोटापे में वृद्धि हुई है। मोटापे के मामले में जो लोगों ने NSS का यूज किया, हाई इंटेक लिया, उच्च सेवन किया, तो उनमें मोटापे के रिस्क में 76% की वृद्धि देखी गई। ठीक है, और भी जोखिम देखे गए। तो हालांकि देखो, अगर आप बात करो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसके अनुसार बात करो तो 9 महिलाओं में से 1 महिला और 25 पुरुषों में से 1 पुरुष मोटापे का शिकार है। अगर लोग मोटे होते हैं, उनमें डायबिटीज का खतरा हो जाता है, मधुमेह का। तो मोटापा हर एक बीमारियों की प्रायः जड़ है। इसके अलावा भारत में लगभग 25 मिलियन लोग जो हैं वो प्री डायबिटीज उन्हें है। ठीक है, और हो सकता है कि वो 30 के बाद या 40 के बाद उन्हें हार्ट अटैक आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप नन शुगर स्वीटनर का यूज करेंगे तो आंत और हड्डियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये एक तरह से आपके लिए सूजन का कारण भी बनते हैं। हालांकि वही है कि भाई हम शुगर का कम यूज करें, और जो जैसे WHO ने बताया कि जो नन शुगर स्वीटनर है, इसका प्रयोग तो नहीं ही करें अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलो एक टॉपिक और है कि SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो तमिलनाडु का रुख है जल्लीकट्टम पर, ठीक है, तो जल्लीकट्टम क्या है आप सभी को पता होगा ना, सांडों का जो खेल है। ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के रुख को जायज़ ठहराया है। ठीक है, उसका सपोर्ट क्या है, तो थोड़ा हम समझते हैं कि जल्लीकट्टू क्या है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय की जो 5 जजेज की जो बेंच है, उसने कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के विधानसभाओं ने, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन किया था ना, तो उसको सपोर्ट किया है, उसको एक तरह से उसको बरकरार रखा है। ठीक है, और दूसरी बात कि उच्चतम न्यायालय ने ये बताया है कि जो संशोधन जो किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में, वो 2017 का जो संशोधन है वो सही है, वैलिड है। और ये जो संशोधन है, इसमें नियमों, खेलों के नियमों को, रेगुलेशन को लेकर के काफ़ी सारे नियम बनाए गए हैं, तो ये काफ़ी मायने रखता है। देखो, हाल ही में अगर मान लो पीछे जाओगे ना, तो मद्रास हाई कोर्ट ने 2006 में क्या हुआ था, एक तरह से रेकला दौड़ है, बैलगाड़ी दौड़, उसको पर रोक लगा दी थी, क्योंकि याचिका डाली गई थी ऐसे खेलों पर रोक लगाने की, तो रोक लगा दी थी। और खंडपीठ, दूसरी बात ये है कि ये पशु अधिकारों के, पशु के जो अधिकार हैं उसको लेकर रोक लगाई गई थी। हालांकि 2009 में जो राज्य विधानसभा है, उसने तमिलनाडु जल्लीकट्टू विनियमन अधिनियम को पारित किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, MOEFCC, उसने जुलाई 11 में ऐसे जानवरों की लिस्ट भी जारी की थी जो जिसके कि प्रदर्शन के लिए के प्रदर्शन या फिर उसे आप ट्रेंड करना, इस सब को बैन किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो फिर जो सरकार ने एक अधिनियम बना दिया, तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद। फिर 2014 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत जानवरों के अधिकार को एक तरह से माना। ठीक है, और फिर खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और बताया गया कि भाई आपका अधिनियम जो है वो पशु के लिए के प्रति क्रूरता को दर्शाता है। तो उसके बाद फिर तमिलनाडु सरकार जो है एक तरह से आगे आई, और उसने फिर जनवरी 17 में, ठीक है, तो एक तरह से कोर्ट का निर्णय का विरोध किया गया। ठीक है, 2014 के उच्चतम न्यायालय के जो जजमेंट का जो एक बेस था उसको हटाने, और उसमें दिखाया गया कि भाई जल्लीकट्टू जो है
उस संस्कृति और परंपरा की बात है, हम संरक्षित करते हैं, और जो बैल की देशी नस्ल है उसको हम प्रमोट करते हैं। तो इस प्रकार हम जल्लीकट्टू को जारी रखना चाहते हैं। तो एक ऐसा अमेंडमेंट किया गया और पीसीए से छूट प्रदान किया, तो जल्लीकट्टू इस प्रकार से जारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कई सारे नियम बनाए गए हैं और इसमें अब इंश्योर किया जाएगा कि जानवरों के साथ क्रूरता नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट को अब इस पर आपत्ति नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि तमिलनाडु सरकार कई सारे विनियमन रेगुलेशंस को लेकर आई है और उससे ये होगा कि ये खेल का आयोजन भी होगा, तो पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से तमिलनाडु के स्टैंड को बताया कि सरकार पूरी प्लानिंग के साथ आई है और ये खेल जारी रहेंगे, और जो नियम हैं, विनियमन है, जो कायदे हैं, दिशा निर्देश हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में बस हमारे पास ये कुछ सारे न्यूज़ थे जो आपको जानने थे। बाकी फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक में, नए सेशन में, नई जानकारियों के साथ, नई घटनाओं के साथ। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और पुराने हैं तो लाइक और कमेंट तो अवश्य करें। तो फिर तब तक अर्थात अगले सेशन तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।